हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे बच्चों मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है बच्चों हम हिमालयन क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ चुके हैं। हम भारत की नदियों को बच्चों दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक उत्तरी क्षेत्र का अपवाह तंत्र या हिमालयन क्षेत्र का अपवाह तंत्र, और एक पढ़ते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीप बच्चों, हमारा जो प्रायद्वीप है बच्चों, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों। प्रायद्वीप होता है जमीन का वह भूखंड जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। तो बच्चों अब यहाँ से ऊपर वाला जो ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ से जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं बच्चों, वो सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ। तो बच्चों प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं बच्चों, दो साइडों को जाती है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर हम दो तरीके की नदियाँ पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर जो हम बच्चों पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहला नदियाँ पढ़ने से पहले आपको एक चीज देखना है बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखो, पेनिनसुला के अंदर, प्रायद्वीप के अंदर बच्चों सबसे पहला ये प्रायद्वीप है। बच्चों हम प्रायद्वीप को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक वेस्टर्न घाट, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट। ठीक है बच्चों, ईस्टर्न घाट। तो बच्चों यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है बच्चों, वेस्टर्न घाट में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं सह्याद्री की पहाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चों, सह्याद्री की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी। ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में सह्याद्री की पहाड़ी होने की वजह से बच्चों वेस्टर्न घाट का ढाल थोड़ा ज़्यादा है। इस तरीके से वेस्टर्न घाट का बच्चों ढाल ज़्यादा होने की वजह से इधर की साइड में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो सब की सब नदियाँ कैसी होती है बच्चों, तीव्रता से बहने वाली, या उन सभी नदियों की स्पीड कैसी होती है बच्चों, हाई। तो यहाँ पर इधर जितनी भी नदियाँ गिरेंगी बच्चों उन सब का क्या होता है, तीव्रता वाली नदियाँ होती हैं। और जितनी भी नदियाँ ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं बच्चों उनका ढाल थोड़ा सा कम होता है, या वो कम तीव्रता के साथ, उनकी तीव्रता कैसी होती है बच्चों, कम। लेकिन पश्चिमी घाट को बहने वाली नदियों की तीव्रता कैसी होती है बच्चों, अधिक। अब सिंपल सी बात है, जब किसी नदी की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है बच्चों, जब किसी भी नदी की तीव्रता अधिक होती है तो सिंपल सा है, तीव्रता अधिक होने की वजह से उस नदी के रास्ते में या मार्ग में किसी भी तरह का अगर कोई भी वेस्टेज आ जाए या किसी भी तरीके का अवरोध आ जाए तो वो उसको अपने साथ बहा के कहाँ ले आती है बच्चों, समुद्र के अंदर। अब सिंपल सी बात है, देखो जब नदी की स्पीड तेज होती है तो नदी की स्पीड तेज होने की वजह से उसके रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं रुक पाता, और जब अवरोध नहीं रुकेगा तो नदी की जो एक मेन धारा है वो सिंपल सा अपना एक ही मेन धारा के रूप में समुद्र में जाकर गिरेगी। मतलब उसके रास्ते में जो भी वेस्टेज आएगा या जो भी अवरोध आएगा वो उसको धकेल के कहाँ लेके जाएगी, सिंपल सी बात है, धकेल के समुद्र में लाएगी। जब वो उस वेस्टेज को समुद्र में गिरा देगी तो वो अपनी जो मेन धारा थी वो दो या दो से अधिक धाराओं में नहीं बढ़ पाती। लेकिन अगर नदी की स्पीड स्लो हो या धीरे हो, तो जब नदी की स्पीड धीरे होती है बच्चों तो उसके रास्ते में अगर कोई भी वेस्टेज आ जाए सिंपल सा, तो वो क्या करता है, उसका पानी बच्चों अपना मार्ग चेंज कर लेता है। जब वो मार्ग चेंज करता है तो बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूटिव में परिवर्तित हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बच्चों वितरिकाएं। जैसे कोई एक नदी बह रही है, ये समझो, अब ये आराम से इसकी स्पीड कम है। अब स्पीड कम होने का रीजन बच्चों क्या है, एक तो ढाल का कम होना। जब ढाल कम होगा तो नदी भी स्लो मोशन में बहेगी, और जब स्लो मोशन में बहेगी तो बच्चों इसके रास्ते में कोई भी वेस्टेज आ जाए, ठीक है बच्चों, अब इसके रास्ते में कोई वेस्टेज आ गया तो ये धारा क्या होगी, इसके यहाँ से इस तरीके से दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगी।
तो जब एक ही नदी की धारा जब दो अलग अलग धाराओं में बटती है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका। उसको क्या बोलते हैं? वितरिका। तो बच्चों दो धाराएं बट गई, तो अब इसके बीच में जो लैंड एरिया रिफॉर्म होगी, ठीक है बच्चों, इसके बीच में ये जो लैंड एरिया रिफॉर्म होगी, इसको बोला जाता है डेल्टा। इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। तो बच्चों जो नदी स्लो मोशन में बहती है वो हमेशा क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन अब कोई नदी तेजी के साथ बह रही हो, अब जैसे ये दूसरी नदी है, अब ये तेजी के साथ बह रही है, ठीक। अब तेजी के साथ बहने का इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जिस क्षेत्र से बह रही है वहां ढाल अधिक है, और ढाल अधिक होने की वजह से बच्चों अगर इसके मार्ग में, सपोज करो इसके मार्ग में कोई भी वेस्टेज आता है, तो इसकी ये जो दो धाराएं हैं, सॉरी जो धारा है मेन, ये दो धाराओं में ना बट के सीधा इसको बहा के कहाँ लेके जाएगी? समुद्र में। ले जाके कहाँ गिराएगी? समुद्र में। तो इसकी जो मुख्य धारा है या मेन धारा है, वो दो धाराओं में ना बट के एक ही धारा के रूप में समुद्र में गिरती है। तो ऐसी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, लेकिन वेस्टेज तो वो भी लाती हैं। जब वो वेस्टेज लाती हैं तो वो ले जाके कहाँ गिराती है? समुद्र में। तो बच्चों इस तरीके से समुद्र में छोटे छोटे द्वीप का निर्माण होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। छोटे छोटे क्या होता है? द्वीप का निर्माण, जिनको क्या बोला जाता है? लैंड एरिया रिफॉर्म होती है, ठीक है। अब जब ये लैंड एरिया रिफॉर्म होती है तो बच्चों इसको बोला जाता है एस्चुरी। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? एस्चुरी, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट की तरफ को जितनी भी नदियां बहती हैं, अधिकांशतः 100% नहीं, अधिकांशतः वेस्टर्न घाट को गिरने वाली सभी नदियां बच्चों क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, या डेल्टा नहीं बनाती हैं। लेकिन अधिकांशतः जितनी भी नदियां ईस्टर्न घाट या पूरब की तरफ जाती हैं, तो वो सब की सब नदियां क्या बनाती है बच्चों? डेल्टा बनाती हैं। क्लियर है? तो पूर्वी घाट पे अधिकांशतः आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? डेल्टा। और वेस्टर्न घाट में आपको देखने को क्या मिलेगा बच्चों? एस्चुरी, ठीक है। पश्चिमी घाट को गिरने वाली नदियों का स्पीड अधिक होने की वजह से वो अब पश्चिमी घाट को जितनी भी नदियां गिरती हैं उनकी स्पीड अधिक होने की वजह से बच्चों वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और पूर्वी घाट को गिरने वाली नदियों की स्पीड कम होने की वजह से वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम जितनी भी नदियां पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, तो कुछ पढ़ते हैं हम पूर्वी घाट की नदियां और कुछ पढ़ते हैं हम पश्चिमी घाट की नदियां। तो बच्चों आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम जो नदियां पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर हम नदियां पढ़ेंगे, एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां। बच्चों दूसरा हमारा टॉपिक होगा पूर्वी घाट की नदियां, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा बच्चों पूर्वी घाट की नदियां। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं पहले पश्चिमी घाट की नदियां। क्लियर है? तो बच्चों पश्चिमी घाट की नदियों में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की नदियां। बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां, ठीक है बच्चों। अब पश्चिमी घाट की नदियों में बच्चों मैंने आपको बताया था यहां से इस तरीके से, यहां पर एक पर्वत है बच्चों जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल कौन सा माउंटेन है बच्चों? विंध्याचल पर्वत। अब इसी के जस्ट साइड में बच्चों यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है सतपूर्णा। कौन सा बच्चों? सतपूर्णा। क्लियर है? तो इस पश्चिमी घाट में बच्चों, पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। और ईस्टर्न घाट पे गिरने वाली बच्चों सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। क्लियर है? अब यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी घाट को बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बच्चों नर्मदा है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी घाट को गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? गोदावरी है। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन मालूम कर ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है ना। मतलब इस क्षेत्र से नीचे को जितनी भी नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी,
भरतपुजा, मांडवी, जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में बच्चों सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्लियर है? अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको सिंपल सा एक लगा देना है, क्या? गोदावरी। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे कि पश्चिमी घाट को गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट को गिरने वाली नदियों में बच्चों सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? नर्मदा। अगर घाट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता है पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के लिए पूछेगा तो नर्मदा है, और अगर वो क्वेश्चन करता है पूर्वी घाट के लिए तो गोदावरी है। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन करता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो बच्चों फिर आएगा गोदावरी। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों पश्चिमी घाट की नदियां। तो पश्चिमी घाट की नदियों में बच्चों सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो बच्चों पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों? नर्मदा। हम नर्मदा को पढ़ते हैं। अब यहां पे बच्चों अब यहां से हम पढ़ते हैं नर्मदा। बच्चों ये क्या है आपका? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की बच्चों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बच्चों विंध्याचल पर्वत में एक श्रेणी है जिसका नाम है मैकाल। ठीक है? तो विंध्याचल पर्वत पर मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो आती है बच्चों कौन सी है? वो अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। ठीक है? तो नर्मदा नदी का उद्गम या ओरिजिन, या नर्मदा नदी कहां से निकलती है या कहां से शुरू होती है? तो बच्चों नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? अमरकंटक या मैकाल पर्वत से। अब यहां पे बच्चों ये मैकाल पर्वत वाला जो क्षेत्र है, ये इतना जो क्षेत्र है बच्चों, ये आता है आपका किस में? ये आता है एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश। क्लियर है? उसके बाद बच्चों ये वाला जो एरिया आता है यहां, ये इस तरीके से ये आता है बच्चों आपका यहां तक, ये इस तरीके से महाराष्ट्र। ये क्या आता है आपका? महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों? और यहां पर ये वाला एरिया है आपका गुजरात। ठीक है? अब यहां से एक सेकंड बच्चों, ये है आपका एमपी, और बच्चों ये है आपका महाराष्ट्र। राइट? अब यहां से नर्मदा नदी निकलती है कहां से बच्चों? अमरकंटक, यहां से। ठीक? अमरकंटक की रेंज से नर्मदा नदी इस तरीके से बहती है, और यहां महाराष्ट्र से होती हुई सीधी गुजरात, और कहां आके गिरेगी बच्चों? यहां अरब सागर में। ठीक है ना? इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है बच्चों? पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी नर्मदा। नर्मदा का ओरिजिन विंध्याचल पर्वत पर अमरकंटक चोटी से है। तो सिंपल सा अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा का ओरिजिन या उद्गम कहां से है, तो नर्मदा नदी का उद्गम या ओरिजिन, या बच्चों उद्गम, उद्गम बोलते हैं जहां से नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम या ओरिजिन बच्चों कहां से? अमरकंटक। कहां से है? अमरकंटक। सॉरी, अमरकंटक कहां पे है बच्चों? अमरकंटक। अमरकंटक कहां पे है बच्चों? मध्य प्रदेश। ठीक है? तो नर्मदा नदी का उद्गम या ओरिजिन कहां पे है? विंध्याचल पर्वत पे अमरकंटक से। अब ये अमरकंटक से निकलने के बाद एमपी में बहती हुई सीधी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद सीधे समुद्र में एक एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन यहीं पे मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों एक जगह है जबलपुर। ठीक है? जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। जबलपुर में ही बच्चों एक स्थान है जिसका नाम है भेड़ा घाट। क्या नाम है बच्चों? भेड़ा घाट। ठीक है? इसी भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी एक वाटरफॉल या एक झरने का निर्माण करती है। वाटरफॉल सभी बच्चे जानते हैं। वाटरफॉल, वाटरफॉल बोला जाता है बच्चों झरना, झरना या जलप्रपात, प्रपात। ठीक है बच्चों? तो नर्मदा नदी जबलपुर के अंदर भेड़ा घाट पर एक झरने का या वाटरफॉल का निर्माण करती है, और यह वाटरफॉल जो है बच्चों, इसका नाम है, यहां पर एक झरना बनाती है जिसका नाम है बच्चों धुआंधार। ठीक है? धुआंधार। ठीक है? तो भेड़ा घाट में ही धुआंधार झरना है,
जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे बच्चों ये एक झरने का निर्माण करती है। यहीं पे दो झरने हैं बच्चों, एक का नाम है कपिल धारा। क्या नाम है बच्चों? कपिल धारा। ठीक है, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पे। कपिल धारा जलप्रपात किस पे है? नर्मदा पे। ठीक है ना। या कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। या धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है बच्चों? तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर ही नर्मदा नदी दो वाटरफॉल का निर्माण करती है या झरनों का। ठीक है बच्चों, एक झरना है धुआंधार और दूसरा है कपिल धारा। क्लियर है बच्चों? अब यहां से ये सीधे पहुंचती है कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गुजरात। दूसरा बच्चों यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ये जो विंध्याचल और सतपूर्णा पर्वत है बच्चों, ये तो हमने नॉर्मल एक पॉइंट बना लिया कि यहां से निकलती है, लेकिन पर्वत श्रेणियां तो इसी तरीके से होती हैं, राइट। अब ये वाला पर्वत तो आपका कौन सा है बच्चों? विंध्याचल। ये कौन सा है? विंध्याचल। जस्ट इसके नीचे बच्चों सेकंड अगर हम बात करें तो ये वाला पर्वत है आपका कौन सा? सतपूर्णा। ठीक है, अब एक है आपका विंध्याचल, दूसरा है सतपूर्णा। अब यहां से नर्मदा नदी बच्चों यहां से जब बहती है तो पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। इस एरिया में बच्चों, इस एरिया में जो घाटी पाई जाती है बच्चों उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। क्या बोला जाता है? रिफ्ट वैली, या हिंदी में बोलते हैं हम इसको बच्चों भ्रंश घाटी। मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में, जिस बच्चों ने हमारी पहली वीडियो पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा जरूर कि भ्रंश घाटी कैसे बनती है। ठीक है ना, मैं बता चुका हूं भ्रंश घाटी क्या होती है, या भ्रंशोत्तर पर्वत कैसे बनते हैं, या रैंप वैली कैसी होती है, सब बताई थी। तो यहाँ पे बच्चों जो ये भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी का निर्माण मैंने बताया था कैसे कैसे होता है। तो इस क्षेत्र में बच्चों अधिकांशतः जो घाटियां पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती है? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियां। क्लियर है? तो नर्मदा नदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक नहीं कई बार आया है, रिपीट हो के आता है। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है बच्चों कभी कभी, अधिकांशतः कभी कभी नहीं बहुत बार आया ये क्वेश्चन, सिंपल सा कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है। एक नर्मदा के लिए आता है और एक आता है बच्चों ताप्ती के लिए, दूसरा ताप्ती के लिए। सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एसएससी में भी हुआ है कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है। क्लियर है? या दूसरा क्वेश्चन की ताप्ती नदी किस घाटी से होकर बहती है। बच्चों यहां जो घाटी है इसको बोला था रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी किस घाटी से बहती है? रिफ्ट वैली से। क्लियर है? ताप्ती नदी किससे बहती है? रिफ्ट वैली से। क्लियर? तो ये रिफ्ट वैली से होती हुई महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। बच्चों जब ये गुजरात में आती है तो गुजरात में इसमें एक सरदार सरोवर बांध का निर्माण होता है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना पूछा गया एग्जाम में कि सरदार सरोवर परियोजना या बांध या डैम। ठीक है बच्चों, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध कहां पर है? तो कहां पर है बच्चों? गुजरात में। क्लियर है? नर्मदा नदी का ओरिजिन अमरकंटक मध्य प्रदेश, दो झरनों का निर्माण करती है भेड़ा घाट के पास, एक कपिल धारा और धुआंधार। ठीक है बच्चों, उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर मारती है, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में पहुंचती है। गुजरात में पहुंचने के बाद इसी पर एक बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना। क्लियर है बच्चों? अब ये यहां से निकलने के बाद अमरकंटक से और गुजरात तक जो आती है बच्चों, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है बच्चों, नर्मदा की लंबाई है 1057 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1057 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा की कुल लंबाई या लेंथ कितनी है? 1057 किलोमीटर। मतलब पश्चिमी घाट को बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? अब ये कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से। अब यहां से देखो कितने क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला, धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? धुआंधार। क्लियर है बच्चों? धुआंधार वाटरफॉल। सेकंड, कपिल धारा वाटरफॉल, कपिल धारा वाटरफॉल। ठीक बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, भ्रंश घाटी। ठीक है बच्चों, कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। ठीक, दूसरा पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी। ठीक है बच्चों, तीसरा सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है? नर्मदा पर, सरदार सरोवर, सॉरी एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड।
क्या है बच्चों? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा पे। क्लियर है बच्चों? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा में। क्लियर? कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा में। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी? नर्मदा। पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी? नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना या बांध? नर्मदा। क्लियर है बच्चों? और यहां पर ये जब ये गुजरात में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में आके, यहाँ अरब सागर में, तो बच्चों यहां पर एक एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर है? एस्चुरी का निर्माण करने के बाद समुद्र में विलीन हो जाती है। क्लियर है? अब जस्ट इसके नीचे बच्चों, इसी के नीचे एक दूसरी नदी बहती है, यहां जो मैंने आपको यहां बताया था, सतपूर्णा पर्वत। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है इस तरीके से, ऐसे। ठीक, इस नदी का नाम है बच्चों ताप्ती। ठीक है, अब ताप्ती नदी का उद्गम, ठीक, ताप्ती नदी का उद्गम है बच्चों, ताप्ती नदी का उद्गम है बच्चों सतपूर्णा पर्वत की मुल्ताई श्रेणी से। कहां से? मूल, एक सेकंड, कहां से बच्चों? मुल्ताई रेंज से। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि ताप्ती नदी का ओरिजन या उद्गम कहां पे है? तो बच्चों ताप्ती नदी का उद्गम है सतपूर्णा पर्वत की मुल्ताई रेंज या मुल्ताई पहाड़ियों से। ठीक है, अब सतपूर्णा से निकलने के बाद, अब देखो यहां पे मैंने बताया था, ये आपका विंध्याचल, ये सतपूर्णा, दोनों के बीच में जो घाटियां हैं बच्चों, सिंपल सा, वो कैसी घाटियां हैं? रिफ्ट वैली। अब क्वेश्चन दूसरा कि ताप्ती नदी किस घाटी में बहती है? तो बच्चों ताप्ती नदी भी नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। क्लियर है? तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियों में बच्चों एक ताप्ती और दूसरा नर्मदा। यहां से क्वेश्चन आया है, रिपीट हो के आया है। तो मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलने के बाद ताप्ती नदी कहां सीधी आती है? गुजरात, वो सॉरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। ये भी एस्चुरी का निर्माण करती हुई कहां जाती है बच्चों? समुद्र में। लेकिन ताप्ती नदी पर बच्चों एक शहर बसा हुआ है गुजरात का, बहुत ही फेमस शहर है, जिसका नाम है सूरत। ठीक है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आ जाता था कभी कभी, अब तो कम आता है, कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है। नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देता, क्वेश्चन आज भी दे देता है, लेकिन अब वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया उसने। एग्जामिनर अब कैसे देगा बच्चों? 4 शहर दे देगा, 4 नदियां दे देगा, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन दे देता वो मैचिंग के लिए। अब ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सीधी महाराष्ट्र होती है गुजरात, गुजरात के बाद सीधी समुद्र में। अब गुजरात में ही ताप्ती नदी पर एक परियोजना बनी हुई है बच्चों, जिसका नाम है उकाई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि उकाई परियोजना को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? किससे होती है बच्चों? सिंपल सा, ताप्ती नदी से। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती पर। अब दूसरा यहीं से क्वेश्चन और पूछ लेता है बच्चों, इसी में गुजरात में एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों, जिसका नाम है काकरापारा। ठीक है, तो यहां से सिंपल सा कि काकरापारा कहां पर है? गुजरात में। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन। लेकिन यह भी पूछ लेता है कि काकरापारा को अगर जल की आपूर्ति की जरूरत होती है तो वह किस नदी से होती है? तो ताप्ती से। तो बच्चों काकरापारा को भी जल की आपूर्ति ताप्ती नदी से, उकाई को जल की आपूर्ति ताप्ती नदी से। क्लियर है? सूरत किसके किनारे है? ताप्ती के। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी ताप्ती नदी। ठीक है बच्चों, इसकी जो लंबाई है बच्चों ताप्ती नदी की, ताप्ती बच्चों ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 724 किलोमीटर। मतलब वेस्टर्न घाट को बहने वाली नदियों में यह सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, यह दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है बच्चों, ताप्ती कैसी है? दूसरी सबसे लंबी नदी। कौन सी है बच्चों? ताप्ती। अब देखो, पश्चिमी घाट को बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट को बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती। अब यहां से नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन मालूम कर ले कि वेस्टर्न घाट को बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब इसमें नर्मदा ना दे, ठीक है, ऑप्शन में नर्मदा ना दे ताप्ती दे दे, आपको साबरमती दे दे, या भरत पूजा दे दे, पेरियार दे दे, तो उसमें से आपको 4 में से कोई एक तो लगाना होगा। तो वहां पे सबसे लंबी नदी कौन सी बैठेगी आपके हिसाब से? ताप्ती। ठीक है ना? तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर या सेकंड सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों?
ताप्ती। तो पश्चिमी घाट को गिरने वाली नदियों में ताप्ती सेकंड या दूसरी सबसे लंबी नदी है, और सबसे लंबी नदी नर्मदा है। नर्मदा के बाद ये दूसरे नंबर पे आती है। तो यहां से अगर क्वेश्चन मालूम कर ले कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, तो बच्चों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है? तो यहां पे बच्चों एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात बच्चों, जब भी आप हमारी वीडियो देखा करो या कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। वहां पर अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है ना, उसको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि लिखा हुआ ही काम आता है। ठीक है, नॉर्मल आप वीडियो देख लेते हो और उसके बाद भूल जाओगे 2-4 दिन बाद, ये तो क्लियर होता है कि भूल जाते हैं। 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा पढ़ना होगा, तो फिर क्या करोगे? फिर सिंपल सा फिर वीडियो उठाओगे, फिर वीडियो को देखोगे, फिर वीडियो को आप फॉरवर्ड कर करके आगे देखोगे कि हम कहां पर भूले थे या कौन सा पॉइंट भूल गए, तो वह समस्या होगी। आपको करना क्या है, वीडियो जब देखते हो कोई भी लेक्चर हो बच्चों, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। उसके बाद आप उसको पॉइंट टू पॉइंट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो आपको अपनी भाषा में अच्छा लगे उस हिसाब से उसको लिख लिया करो, क्योंकि अपना ही लिखा हुआ या अपनी ट्रिक लगाई हुई ज्यादा याद रहती है। तो इतना काम आपको करना है। ठीक है, अब जितना हमने लिखा, तो यहां तो देख के आपको लग रहा हो कि बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट बना लेने हैं। जैसे हमने यहाँ बताया कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे, ठीक है बच्चों, कहां पर है? नर्मदा पे। दूसरा, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा पे। भ्रंश घाटी से बहने वाली नर्मदा। पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा। क्लियर है? 5 क्वेश्चन हो गए, 5 आपके याद हो गए। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ताप्ती नदी, कि ताप्ती का उद्गम कहां से है? मुल्ताई से। सतपूर्णा पर्वत कहां पे है? मध्य प्रदेश। भ्रंश घाटी में बहती है ताप्ती। कहां से जाती है? महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात, गुजरात के बाद सीधी अरब सागर में, ये भी एस्टुरी बनाती है। उकाई परियोजना को जल की आपूर्ति ताप्ती से। काकरापारा को जल की आपूर्ति ताप्ती से। सूरत शहर किस पे है? ताप्ती पे। पश्चिमी घाट की सेकंड सबसे लंबी नदी ताप्ती। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बना लेते हो अपने हिसाब से, तो ध्यान रखना कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आप नॉर्मल वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हो जैसा कॉपी में है। और आप जब नोट्स बनाते हो, ठीक है ना, जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स भी वैसे ही बनाते हो। कैसे बनाओगे मैं बताता हूं आपको नोट्स कैसे बनाते हो। सिंपल सा, कि पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हो। ये तरीका गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ अपने दिमाग में बनाया करो, लेकिन जब कॉपी में लिखा करो तो पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी, बस कौन सी? नर्मदा। ठीक है ना, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। दूसरी चीज बच्चों, दूसरा बच्चों, जब भी हम अपने से क्वेश्चन, जब तक हम अपने से क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हमें याद नहीं होता। हमारे अंदर समस्या क्या है बच्चों, ज्यादातर बच्चे याद करने के बाद भूल जाते हैं कि सर याद तो करा था लेकिन याद नहीं रहता। ये बड़ी समस्या है, और ये हर एक बच्चे के साथ है और गंभीर समस्या है। इस समस्या से अगर छुटकारा पाना है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बच्चों क्वेश्चन पुटअप क्या करो? अपने आप से। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करने लगे या अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने लगे, तो ध्यान रखना बूढ़े हो जाओगे लेकिन आप क्वेश्चन नहीं भूलोगे, टॉपिक नहीं भूलोगे। लेकिन हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि धुआंधार जलप्रपात कहां है? नर्मदा पे है। किस राज्य में है? एमपी में है। बच्चों हम क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। रटने से कुछ नहीं होना बच्चों। आपको जब भी याद होगा, कब होगा? जब अपने से क्वेश्चन पुटअप करोगे। बैठे हो, सिंपल सा सोचो यार, सतपूर्णा कहाँ, सॉरी, ताप्ती नदी कहां से निकली थी? सतपूर्णा से। यह सतपूर्णा से कौन सी नदी निकली थी? ताप्ती नदी। ठीक है ना। नर्मदा कहां से निकली थी? जब भी खाली टाइम में बैठो या कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप बुक से पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो या किसी का लेक्चर देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उस चीज को वहीं पे रोको और उसके बाद अपने आप से अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन करो कि हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना बच्चों, उस टॉपिक से, अगर सपोज करो इस टॉपिक में अगर 10 क्वेश्चन है नॉर्मल,
एज ए टीचर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने वहां से अपने हिसाब से अगर 8 क्वेश्चन भी पुटअप करे तो ध्यान रखना बच्चों, वो 8 के 8 क्वेश्चन आपके आप कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम आपके याद हो जाएंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आई होप कि यहाँ पे जितना भी मैंने आपको बताया है, नर्मदा या ताप्ती नदी दोनों ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी नर्मदा है और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती है। अब बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।